हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड इस चैप्टर पे आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको मैं बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो जो लास्ट लेक्चर वीडियो था उसमें मैं आपको डिटेल में मैंने आपको बताया व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो इंटरप्राइजेस है उनके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, तो हमने देखा था 3 फॉर्म्स होते हैं। एंड ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में जो इंटरप्राइजेस है उनके कितने फॉर्म होते हैं, तो इनके 6 फॉर्म्स है। ये सब हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। एंड आज हमें इसके आगे पढ़ना है। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे हमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में पढ़ना है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ज्वाइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेस, ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसको हम मेजर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर, एक है पब्लिक सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर। अब हम जो प्राइवेट सेक्टर है ये डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं इंटरप्राइजेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, कंपनी, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम ये जो एमएनसी है ना, जिसे ग्लोबल इंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर प्राइवेट सेक्टर के बाकी जो फॉर्म्स है ये सब मैंने पिछले चैप्टर में आपको करा दिया था, ठीक है। एंड अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। लास्ट लेक्चर में पब्लिक सेक्टर की बाकी डिटेलिंग मैंने बता दी थी, लेकिन अब हम एक एक करके पब्लिक सेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो डिफरेंट फॉर्म है, तो जिसमें सबसे पहला फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा फॉर्म क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तीसरा फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट कंपनी। तो इन्हें अब हमें एक एक करके डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर के 3 फॉर्म है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जो सबसे कह लीजिए ट्रेडिशनल फॉर्म है, सबसे जो ओल्डेस्ट फॉर्म है वो यही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का सबसे ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म यही है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फंक्शन करती है, गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट ले पाती है गवर्नमेंट। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पता है क्या है, रेलवेज। रेलवेज क्या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, नहीं, रेलवे जो है गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के हाथ में है। एंड वो किस फॉर्म में आता है, वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं है, वो पब्लिक कंपनी। देखिए, जो रेलवेज है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है ये अभी मैं आगे बताऊंगी। जो रेलवेज है वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी नहीं आता है, वो गवर्नमेंट कंपनी भी नहीं है, वो क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, रेलवेज, ठीक है। ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रेलवेज। एंड पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, तो ये आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। तो बेसिकली इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, फंक्शन करती है, गवर्नमेंट काम करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेती है, ठीक है। एंड ये जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है वो इस डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक। और इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, इसमें मतलब जो आईएएस ऑफिसर हैं, सिविल जो सर्वेंट्स हैं, वो इसके ऑफिसर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट एक्ट थ्रू देम, गवर्नमेंट उनके थ्रू, उन ऑफिसर्स के थ्रू इन डिपार्टमेंट में काम करती है। यही देखिए मैंने लिखा है, दे एक्ट थ्रू, यानी गवर्नमेंट एक्ट करती है थ्रू ऑफिसर्स। अपने ऑफिसर जो आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्वेंट जो ऑफिसर्स है उनके, उनकी कह लीजिए उनके सुपरविजन में ये डिपार्टमेंट वर्क करता है, ठीक है। और इसके जो एम्प्लॉय होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय जो होते हैं, दे आर द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक। तो दिस इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है इसके फीचर्स बताऊंगी। तो सबसे पहला जो फीचर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, दैट इज इट्स फंडिंग, ठीक है, इसकी फंडिंग से रिलेटेड है।
आप सोच रहे होंगे कि ये जो रेलवेज है इसकी फंडिंग कहाँ से आती है। तो इवन रेलवे को कह लीजिए, रेलवेज जो है इंडियन रेलवे, इसको कंट्रोल कौन करता है? आपने सुना होगा इसको मिनिस्ट्री, इसीलिए एक देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री जो रेलवेज को पूरा सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, वो पूरा रेलवे को मतलब मतलब कह लीजिए फंक्शनिंग उसकी देखती है। तो दिस इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो फंडिंग की अगर हम बात करें तो रेलवेज को फंडिंग कहाँ, रेलवे का एग्जांपल लेके इसे समझिए तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर हम फंडिंग की बात करें तो बताइए रेलवे में फंडिंग कहाँ से आती है? तो इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। रेलवे की जो फंडिंग होती है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है। गवर्नमेंट अपने बजट में, जो गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें एक सर्टेन पोर्शन, जब आपका फरवरी एंड में जब बजट आता है गवर्नमेंट का, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट जब एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डिफेंस के लिए, सबके लिए कुछ फंड एलोकेट करती है, तो उसमें रेलवे के लिए भी फंड एलोकेट करती है। तो गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी में से हर साल जो बजट जब गवर्नमेंट का आता है उसमें रेलवेज के लिए भी फंड अप्रोप्रिएट करती है। और जो भी रेलवे का रेवेन्यू होता है वो कहाँ जाता है? वो भी उसी ट्रेजरी में जाता है। तो अगर हम फंडिंग की बात करें तो जो गवर्नमेंट ये जो अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? इनकी फंडिंग आती है गवर्नमेंट ट्रेजरी से, गवर्नमेंट ट्रेजरी से। और इनका जो रेवेन्यू होता है वो भी कहाँ जाता है? ट्रेजरी में जाता है। ठीक है, तो ये पहला फीचर है फंडिंग से रिलेटेड। अगला जो फीचर है वो ये है कि जैसे बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, उन्हें पूरी बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करना होता है, उनका प्रॉपर ऑडिट वगैरह होता है, वैसे ही जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं इनका भी एकदम सेम, इन्हें पूरा अपना अकाउंट वगैरह प्रॉपर मेंटेन रखना होता है, इनका भी ऑडिट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटी, यानी जैसे बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटी में होता है कि उन्हें अपना अकाउंट और ऑडिट कंट्रोल रखना होता है, वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी होता है। ठीक है, ये दूसरा फीचर हो गया। तीसरा फीचर क्या है कि जो इसके एम्प्लॉई हैं, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉई हैं वो क्या कहलाते हैं? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड द गवर्नमेंट सर्वेंट। और इनका रिक्रूटमेंट एंड इनका कंडीशन ऑफ सर्विस क्या रहेगी? वो एकदम सेम है जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होती है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट इसको पूरा मैनेज करती है। जो रेलवे के जो रिक्रूटमेंट वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब तो होती है ना, ठीक है, गवर्नमेंट उसको निकालती है। एंड दिस इज हेडेड बाय, ये किसके सुपरविजन में हो रहा होता है? दिस इज हेडेड बाय आईएएस ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट, इन सब, ये सब जो है इन सारी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ में। ठीक, अगला जो फीचर है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का वो ये है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक मेजर सब डिवीजन होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा सब डिवीजन होता है। एंड ये जो होता है डायरेक्ट कंट्रोल के अंडर में होता है, मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। तभी तो देयर इज अ सेपरेट मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री एक अलग मिनिस्ट्री है जो पूरा रेलवेज देखती है। ये एक बहुत बड़ा सब डिवीजन है। ठीक है, इसीलिए अलग से एक रेलवे मिनिस्टर होते हैं। ठीक, तो दिस इज द फोर्थ फीचर। एंड पांचवा क्या है? दे आर अकाउंटेबल। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। ये अकाउंटेबल होते हैं, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये इनकी जवाबदेही होती है, ये अकाउंटेबल होते हैं उस मिनिस्ट्री को, यानी रेलवे मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि ये जो रेलवेज है ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये अकाउंटेबल होते हैं उस मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि वही डायरेक्टली इसको मॉनिटर कर रही होती, कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, तो ये इसके 5 फीचर्स हो गए। अब मैं आपको कुछ मेरिट्स बताती हूँ। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर का कह लीजिए, एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का एक फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इसके हम मेरिट्स की अब चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट है, आप जानते हैं ये जो रेलवेज है, रेवेन्यू बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रेवेन्यूज है। इवन कल ही मैं न्यूज में देख रही थी, कल ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें टाइम टू टाइम इनोवेशन भी होता रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कल की न्यूज में आ रहा था कि जो डीएनए जो आ रहा था, उसमें आ रहा था कि जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें स्लीपर कोचेस ऐड हो रही है। अभी तक वंदे भारत ट्रेन में सिटिंग चेयर्स होती थी, बट अब स्लीपर कोच ऐड हो रही हैं। और कुछ वो ट्यूब टनल वाली जो रेलवेज है वो भी इंट्रोड्यूस हो रही है। तो ये क्या है? टाइम टू टाइम रेलवे का एग्जांपल लेके मैं आपको ये बता रही हूँ, तो रेलवे में भी टाइम टू टाइम इनोवेशन होते रहते हैं, इससे इनका रेवेन्यू भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा जो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इसकी अगर मैं मेरिट की बात करूं तो एक बहुत बढ़िया मेरिट ये है कि रेवेन्यू, इनका रेवेन्यू अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू अर्न बाय दीज इंटरप्राइजेस, ये जो रेवेन्यू अर्न करती हैं ये इंटरप्राइजेस, ये डायरेक्टली कहाँ जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है।
तो गवर्नमेंट का कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। डिपार्टमेंट एंड अंडरटेकिंग जो है गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक, तो ये हो गया इसका पहला मेरिट। दूसरा मेरिट इसका क्या है कि यहां पर ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये इंश्योर करती है हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, यानी पब्लिक की तरफ जवाबदेही भी इनकी होती है। ठीक है, आप जानते ही है रेलवे बहुत क्रूशियल, बहुत रेलवे को कहा जाता है लाइफलाइन है, इंडिया की लाइफलाइन है। इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है रेलवे में रेल से ट्रेवल करती है। तो रेलवे की सिक्योरिटी सिक्योर हो, ठीक है, लोग सेफ हो, प्लस इकोनॉमिकल हो, ठीक है, लोग अफोर्ड कर सके, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो इसका दूसरा मेरिट जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का वो है कि पब्लिक की तरफ इनकी जवाबदेही बनती है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत हाई होती है। ठीक है, तो ये दूसरा इसका मेरिट है। तीसरा जो इसका मेरिट है वो ये है कि वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न दिस फॉर्म इज द मोस्ट सुटेबल। अभी जो मैं बात कर रही थी जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है रेल से ट्रेवल करती है, तो यानी सिक्योर होना चाहिए, यानी वो ट्रांसपोर्ट का जो मोड है वो सिक्योर होना चाहिए ना, सेफ होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जहां पे भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है, जहां पे हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जिससे ट्रेवल कर रही है, उसकी सिक्योरिटी की जहां बात आ जाती है ना, तो वो सेक्टर प्राइवेट के हाथ में तो होना ही नहीं चाहिए। तो कह लीजिए ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है दिस इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म, ये सबसे ज्यादा सूटेबल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसको एक मिनिस्ट्री गवर्न करती है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल, ये मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, मिनिस्ट्री इसको सुपरवाइज करती है। ये सेक्टर अगर रेलवे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता तो क्या होता, दिक्कत होती ना, सिक्योरिटी के कंसर्न से भी, और इकोनॉमिकल नहीं होती, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और इसका जो रेवेन्यू है वो भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है। तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर में आता है। तो इसी का ये जो नेक्स्ट जो तीसरा, सॉरी यहाँ पे चौथा मैंने लिख दिया, दिस इज द थर्ड मेरिट, ये तीसरा मेरिट है कि जहां पे भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आए तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ये जो फॉर्म है दिस इज द मोस्ट सुटेबल। क्योंकि यहाँ पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री होती है जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, और आईएएस ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट है, जो इस सेक्टर को, इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को सुपरवाइज करते हैं और डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो ये इसका तीसरा मेरिट है। अब चलिए हम लिमिटेशन की बात करते हैं। ये हमने मेरिट्स की बात कर ली, अब जल्दी से मैं आपको कुछ इसके लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां भी हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो कमी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, सबसे पहली कमी है जो कह लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी सी यही कमी है, ये जो वर्ड है दैट इज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लाल फीता शाही। रेड टेपिज्म मतलब लाल फीता शाही, मतलब सो मच ऑफ पेपर वर्क, पेपर वर्क, फॉर्मेलिटी, यहां से अप्रूवल, वहां से अप्रूवल, ये इस विंडो पे जाना है, अगली विंडो पे जाना है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये थोड़ा सा कम हुआ है, रेड टेपिज्म जो है थोड़ा सा कम हुआ है। बट उससे पहले अब सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट आ गया है। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी अप्रूवल है आपको एक ही विंडो, एक ही जगह जाना है, वहीं से सारे अप्रूवल मिल जाएंगे। लेकिन पहले क्या कॉन्सेप्ट था, जो अभी भी कुछ जगहों पे है, वो क्या था, रेड टेपिज्म, यानी लाल फीता शाही, यहां से अप्रूवल लो, अगली विंडो से अप्रूवल लो, यहां से अप्रूवल लो। तो उसमें क्या होता, बहुत डिले होता था, मतलब बहुत अलग अलग चैनल से बहुत ज्यादा पेपर वर्क, बहुत ज्यादा था। तो ये एक लिमिटेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर इज रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन, यानी बहुत लाल फीता शाही थी, बहुत ज्यादा पेपर वर्क था, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज थी डे टू डे ऑपरेशन में। एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट इज गॉन थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी, यानी जब तक एक प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी जब तक अप्रूव नहीं करेगी वो काम होगा ही नहीं। तो ये एक लिमिटेशन थी। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या है कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ही इज नॉट अलाउड, वो कोई भी डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री। जब तक जो भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, तो जो एम्प्लॉय है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या कोई भी बड़ा ऑफिशियल है, वो कोई डिसीजन, कोई बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकता है, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ही नहीं सकता है, उसे मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना होगा। तो इस चक्कर में क्या हो जाता था, डिले होता है। ठीक है, कोई चीज है जिसमें प्रॉम्प्ट डिसीजन की रिक्वायर्ड है, तुरंत डिसीजन लेना है, बट उसको अप्रूवल लेना होता है ऊपर से। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना वो बहुत फास्ट होता है और इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में जो डिसीजन वगैरह होते हैं वो बहुत प्रॉम्प्ट डिसीजन होते हैं। पर ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है इसमें ये एक कमी है। तो ये दूसरी कमी हो गई। तीसरी जो लिमिटेशन है दैट इज
कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है या कह लीजिए पब्लिक सेक्टर जो है ना, वहां पे कोई बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आई, ठीक है, पर वो उसका एडवांटेज उतना अच्छा उठा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच होता है। जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है या जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, इनका जो अप्रोच है ना, दैट इज लिटिल बिट कंजर्वेटिव अप्रोच। वो बहुत ही ओवर कॉन्शियस कॉन्शियस नहीं होते। देखिए, कॉन्शियस तो होना जरूरी है। आप बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो कॉन्शियस होना सही बात है। बट ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये ओवर कॉन्शियस, ठीक है, कि कहीं गलती ना हो जाए, रिस्क नहीं लेंगे, कुछ नया वेंचर स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो ये ऐसा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। लेकिन अब थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा चेंज आने लगा है। इसीलिए तो रेलवेज का एग्जाम्पल हम लेके पढ़ रहे हैं, तो रेलवेज में बहुत ज्यादा चेंज आए हैं। वंदे भारत ट्रेन आई है, और कल जैसा मैंने बताया ना कल न्यूज में, कि वंदे भारत अभी तक सिटिंग में थी, अब स्लीपर में आ रही है। ट्यूबवेल और जो बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो आने वाला है, वो आ रही है। तो ये सब क्या है? ये रिस्की वेंचर्स ही तो है। पर अब रिस्की वेंचर लिए जा रहे हैं, लेकिन पहले नहीं लिए जाते थे, ठीक है। रिस्की वेंचर्स ट्राई किए जा रहे हैं, ठीक है, बट पहले नहीं किए जाते थे। और ये जो ट्यूब वाली जो ट्रेन है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से जो ट्रेन चलेंगी, जिनकी स्पीड 600-700 किलोमीटर पर आवर होगी, वो वाली ट्रेन पे भी काम चल रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि अब कह लीजिए अभी कुछ सालों में ये हुआ है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हुए हैं। लेकिन इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले ये था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, दे वर ओवर कॉन्शियस, वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस थे। एंड कंजर्वेटिव अप्रोच था, कंजर्वेटिव अप्रूवल था, वो बहुत ज्यादा रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं थे। जैसा चल रहा है वैसा चले, इसी ढर्रे पे, तो ये वाला अप्रोच था। तो ये एक लिमिटेशन है। चौथी लिमिटेशन क्या है कि डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो पैटर्न है, जो सिस्टम, जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं, वही प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, वही सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो करने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में एज पर द रिक्वायरमेंट चीजें बदलती हैं। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था? कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। देयर इज अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। जबकि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को स्मूथली रन करना है, चीजें फास्ट करनी है, डिसीजन जल्दी लेना है, काम सही करना है, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज चेंज होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, हर चीज चेंज हो रही है। तो वही जैसे हम फिक्स पैटर्न पे चले आ रहे थे, फिक्स पैटर्न पे अपना बिजनेस करे आ रहे थे, वही हमेशा नहीं चलेगा। देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू चेंज, चेंज करने की जरूरत है, और चेंज तभी आएगा जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये चौथी लिमिटेशन थी। एंड पांचवी लिमिटेशन तो आप जानते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है, ठीक। आप देखते हैं कि अभी कुछ समय पहले जब उड़ीसा में शायद एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, तो ठीक है, मतलब अब उनको रेस्क्यू करना है, उनके लिए बेस्ट जो भी मतलब जो भी पीड़ित हैं, उनके लिए जो कुछ भी हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वो करना चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी और दूसरी हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वो सब भी हो रहा था, लेकिन पॉलिटिकल कह लीजिए, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ब्लेम कर रही है, रेजिग्नेशन चाहिए, ये सब दूसरी चीजें शुरू हो गई थी, ठीक है। तो वही होता है, और इसमें फिर जो काम चल रहा है उसमें फिर डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। तो उसमें जो भी गवर्नमेंट बेस्ट पॉसिबल कर सकती है, उसमें फिर डिस्टर्बेंस आती है अगर दूसरी पार्टीज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेंगी तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ब्लेम कर रही है, फिर वो पार्टी दूसरे को ब्लेम कर रही है, तो इससे जो मेन काम होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। पर हुआ था बेस्ट पॉसिबल, जब अभी एक्सीडेंट हुआ था, तो बेस्ट पॉसिबल जो एफर्ट हो सकते हैं, प्लस आगे ऐसा न हो। रीजन क्या है? पहले तो ये सर्च किया गया कि रीजन क्या है, क्यों हुआ, और बेस्ट पॉसिबल क्या किया जा सकता है पीड़ितों के लिए, और फिर आगे ऐसी चीज ना हो उसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन उसी में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी चल रही थी, दूसरी पार्टीज ब्लेम गेम खेल रही थी। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये हो गई इसकी पांचवी लिमिटेशन, ठीक। तो इसी के साथ ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो कि फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, हम पब्लिक सेक्टर के अगर फॉर्म की बात करें, तो इसमें सबसे पहला फॉर्म यही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले लेक्चर में आपको स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आप इसको अपनी बुक से रिवाइज कर सकें, ठीक है। एंड प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अक्टूबर 2023 तक।
लेकिन ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अक्टूबर 2023 तक। और प्लीज मेरा दोनों चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।